हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था 1991 में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके 3 पार्ट थे। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, यानी कि चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन ना करके चीज़ों में कुछ इम्प्रूव करना, कुछ उनमें छूट दे देना, जैसे कि लाइसेंस वगैरह में छूट दे देना, उसको बोलते हैं। जैसे कि टैक्स वगैरह बहुत होते हैं इम्पोर्ट एंड पे, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, तो उनमें कुछ छूट देने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्राइवेट कर देना होता है प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बढ़ाना। अब जो इंडिपेंडेंस का टाइम था उसके बाद इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी है वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। बट रियलिटी में यही हुआ कि पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेटेड सेक्टर हो गया कंट्रोल करने में और रेगुलेशन करने में इकोनॉमी को। प्राइवेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, इग्नोर हो गया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का पावर था, पैसा था, लेकिन तो जो प्राइवेट सेक्टर था वो इग्नोर्ड हुआ। देयर वाज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो कुछ रीजंस थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। वो रीज़न क्या क्या थे देखो। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस 1951 टू 1990, 40 ईयर्स का टाइम था जिसमें पब्लिक सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर भी कुछ एक सेक्टर को छोड़कर पब्लिक जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी का सारे सेक्टर हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाए। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1991, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल to the lowest level and it led to foreign exchange crisis in the country। तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बूम मिले, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है हमारी सेव हो, उस वजह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिस्टम था थोड़े टाइम के लिए वो कम हो गया था। हम अपना एक्सपोर्ट कम कर दिया था, इंपोर्ट हम बहुत कम कर रहे थे, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज का जो सिस्टम हुआ था वो धीरे धीरे कम हो गया था। ह्यूज बर्डन हो गया था डेप्ट का, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था इकोनॉमी के ऊपर, डेफिसिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का मतलब होता है हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट बहुत कम थे, जिसके हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो किस में था, डेफिसिट में था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, इसी वजह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से क्राइसिस आए थे। उस टाइम पे इंडिया में 1990 में क्राइसिस आए थे। उस क्राइसिस को से इम्प्रूव करने के लिए, उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ी थी आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड बैंक ही है। ये हर एक कंट्री की हेल्प करते हैं, जो कंट्री डेवलपिंग है या किसी तरीके का क्राइसिस आया है उसमें मॉनेटरी हेल्प देने के लिए, ट्रेड की हेल्प करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो हमारा था 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, रिसीव लोन $7 बिलियन, $7 बिलियन है वो लोन रिसीव किया था आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने। उस टाइम पर कुछ कंडीशंस रखी थी लोन देते टाइम। वो कौन कौन सी कंडीशंस ही देखिए। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं वो हटानी होंगी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना होगा, तभी इंडिया बहुत फास्ट ग्रोथ कर पाएगा। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज़, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल नेसेसरीज है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट के रोल को कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाए। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ है, टैक्सेस हैं, इनको कम किया जाए
और जो दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है वो ज़्यादा किया जाए। तो यही है हमारे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर पर, वहाँ पे लिबरलाइजेशन, और रिमूव होगा ट्रेड का रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हमने यही बताया आपको कि लॉन्ग टर्म भी इन्होंने देखा कि लॉन्ग टर्म कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं, कुछ रिफॉर्म्स ऐसे थे शॉर्ट टर्म के लिए लेके आने हैं। जैसे कि क्राइसिस से बाहर निकलना था, वो शॉर्ट टर्म का मेजर था, और लॉन्ग टर्म के मेजर में ये देखना था कि हमारा जो कंट्री है वो LPG से कितना रिफॉर्म्स करता है, कितना गेन होता है। पॉलिसीज़ आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हुई थी, अनाउंस हुई थी 24 जुलाई 1991 में। पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। NEP फर्स्ट जो थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो कब आई थी, 24 जुलाई 1991 को आई थी। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना मेन टारगेट था। 2 टाइम्स के इसके मेजर थे। स्टेबलाइजेशंस मेजर था शॉर्ट टर्म के लिए, करेक्ट करना था BOP को, जो डेफिसिट आया था BOP में उसको करेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। कंट्रोल करना था इन्फ्लेशन पे, और जो प्राइस में फ्लक्चुएशन था उसको भी कंट्रोल करके प्राइस जो पॉलिसी थी उसको स्टेबल बनाना था। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स मेजर थे लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे क्या क्या एम थे लॉन्ग टर्म के लिए LPG के पीछे? इम्प्रूव करना था एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, इंक्रीजिंग करना था इंटरनेशनल कंपटीशन। अगर इंटरनेशनल कंपटीशन इंक्रीज होगा तो हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट का साइज इंप्रूव होगा, और कंपटीशन से हर चीज़ निखरती है, बहुत अच्छी बेटर बनती है। मेन पॉलिसीज आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। रिस्ट्रिक्शन वो प्राइवेट सेक्टर की रिस्ट्रिक्शंस हो, वो ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस हो, वो किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन को कम करने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है। जैसे स्टेट राइज करता है लिमिटेशन ऑन सम प्राइवेट इंडिविजुअल जो वेंचर्स हैं उनके ऊपर, जो स्टेट है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता था, उन रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम कर देना, या उन लॉज को थोड़ा लूज कर देना कहलाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है। लिबरलाइजेशन था वो मल्टीपल रीजन से इकोनॉमी के ऊपर लगाया गया था 1950 के टाइम पे, लेकिन 1950 से 1980 तक आते आते हमें समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेटर नहीं है। इसीलिए 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो पॉलिसीज़ हम लेके आए थे उसमें लिबरलाइजेशन को अपनाया गया था। लिबरलाइजेशन का मतलब था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है या टेक्नोलॉजी है उसका अपग्रेडेशन हो, फिस्कल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसीज़ है, इन सब के अंदर थोड़ा सा लिबरलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शंस, लिबरलाइजेशन देना है, रिस्ट्रिक्शंस को कम करना है। कुछ सिग्निफिकेंट एरियाज थे जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, टैक्स रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सेक्टर विच गेंड रिकॉग्नाइजेशन इन इट आफ्टर 1991। ये एरियाज़ हैं जिन्होंने 1991 के बाद यानी कि LPG के बाद बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि ये एरियाज़ इस वजह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी। लाइसेंस की पॉलिसी थी, प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस था, एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शंस था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस था। उस वजह से ये सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आया, रिस्ट्रिक्शन कम हुआ, इन सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ किया। 1991 में जब हमने LPG है ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरलाइजेशन आया था, तो एक ड्रास्टिक चेंज आया हमारी इंडियन इकोनॉमी में। जो लिबरलाइजेशन जैसे ही आया, गवर्नमेंट ने रेगुलेट किए बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंडक्ट किए, ट्रांजैक्शंस हुई बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ। फॉर डेवलपिंग कंट्री लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ओपन कर देता है इकोनॉमिक बॉर्डर को फ़ॉरेन कंपनीज़ के लिए, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छे से बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। दीज बैरियर इंक्लूडेड टैक्स लॉज, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, accounting regulation and legal issues. The economic liberalization reduced all these obstacles
एंड वेव्ड फ्यू रिस्ट्रिक्शंस ओवर द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक टू द प्राइवेट सेक्टर। पहले बहुत ज़्यादा बैरियर्स होते थे जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता था। फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज़ है, प्राइवेट सेक्टर है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत कम हो गया था, लीगल इश्यूज़ भी बहुत कम हो गए थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ। इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ही हमारी कंट्री ने ग्रोथ की थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लिबरलाइजेशन के? बूस्ट करना था कंपटीशन को डोमेस्टिक बिजनेस में, प्रमोट करना था फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेट करना था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, इम्प्रूवमेंट करना था टेक्नोलॉजी में। देखो जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होगा हम कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। थोड़ा सा वाइड एरिया होगा, इन्वेस्टमेंट को बूम मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर हैं उनको छूट मिलेगी, लॉज लीगल लॉज हैं उनमें बाउंडेशन थोड़ा कम होगा। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होगा, फॉरेन जो कैपिटल है उसका आउटफ्लो कंट्री के अंदर बढ़ेगा। टू डेवलप एक ग्लोबल मार्केट ऑफ ए कंट्री में जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको इस तरीके से डेवलप करना था कि वो डोमेस्टिक में एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर वो compete करने के लिए रेडी रहे। टू रिड्यूस द डेप्ट बर्डन ऑफ ए कंट्री के ऊपर जो डेप्ट का बर्डन था, क्योंकि क्राइसिस आए थे, उन क्राइसिस से निपटने के लिए जो भी डेप्ट ले रखा था इंडिया ने, उस डेप्ट से निपटने के लिए क्या हुआ था, डेप्ट बर्डन कम करने के लिए लिबरलाइजेशन या LPG की पॉलिसी है वो हम कह सकते हैं इंडिया लेके आया था। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। और हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल जो थी उसको इंक्रीज करने के लिए एनकरेज किया था किसको, प्राइवेट सेक्टर को और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, कि वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, एनकरेज किया था प्राइवेट सेक्टर को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट प्रोसेस में इंडिया के। रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और फ्यूचर में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, इसीलिए ज़रूरी था कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ अपने सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए काम करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट के लिए भी काम करता है। तो इसीलिए सोशल वेलफेयर प्लस में प्रॉफिट के लिए जो कंपनीज काम करेंगी उनको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी। टू इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। इसीलिए जो हमारी मार्केट है, जो हमारा प्रोडक्शन एरियाज़ है, उनमें काफ़ी कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हुआ था। तो लिबरलाइजेशन के लाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, कि प्रमोट करना था डेवलपमेंट को, प्राइवेट सेक्टर है उसको बैरियर उसके कम करने थे, उसको इंक्रीज़ मतलब उसको मोटिवेट करना था प्रॉफिट करवाने के लिए, कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में है वो प्रॉफिट हो। बूस्ट करना था टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज़ करना था, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना था, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना था, रिस्ट्रिक्शंस को कम करना था। इसी पर्पज से हम क्या लेके आए थे, लिबरलाइजेशन। क्या क्या रिफॉर्म्स आए आफ्टर लिबरलाइजेशन के, डी रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले ऐसे होता था कि 70+ इंडस्ट्रीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया था कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिस पे पब्लिक सेक्टर से लेके वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो एरियाज़ था वो धीरे धीरे कम हो गया था और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में मूव कर गई थी। फाइनेंशियल सेक्टर भी रिफॉर्म्स हुआ, क्योंकि पहले लोन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, अब लोन लेना ईजी हो गया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता था और कोई भी इंडस्ट्री है उसको सेटअप कर सकता था। टैक्स भी रिफॉर्म्स हुआ था, टैक्स में भी बहुत सारी स्लैब्स बनाई गई थी, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी हुआ था, पहले हमारा क्या था, इंपोर्ट ज़्यादा था एक्सपोर्ट से, अब धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने लग गया, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें रिफॉर्म्स हुआ, जो फॉरेन करेंसी है उसका आउटफ्लो इनफ्लो हमारी कंट्री में बढ़ गया था। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स हुआ, ट्रेड के जो बैरियर्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे वो धीरे धीरे कम हो गए थे, इन्वेस्टमेंट में जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी कम हो गए थे। अब फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर थे उनके लिए भी हमारे इंडिया इकोनॉमी के जो दरवाजे हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुल चुके थे। एक्सटर्नल सेक्टर भी रिफॉर्म्स हुए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुए थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में भी रिफॉर्म्स हुए थे। इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट आया था आफ्टर लिबरलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया था, लिबरलाइजेशन ने एनहांस कर दिया था कैपिटल के फ्लो को, तो जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का
इनफ्लो हो गया था, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था। जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी चीज़ें बाहर जाएंगी, दूसरी कंट्री से जो पैसे हैं वो हमारी कंट्री में आने लगे। और दूसरा, हमारी कंट्री में फ़ॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो था वो कैसे हुआ था, फ़ॉरेन इन्वेस्टर भी अफोर्डेबल रेट पर हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे, जिसकी वजह से भी बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आने लगा। डाइवर्सिटी हो गई थी इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स जो थे वो जहाँ उनको बेनिफिट लग रहा था, जिस पोर्शन में, जिस बिजनेस में उनको लग रहा था कि हमें पैसे लगाएं, यहाँ में हमें एसेट्स बढ़ सकते हैं, फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस किसी भी एरिया में नहीं थी। इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एरियाज़ में भी हुआ। कैसे हुआ देखो, the cropping designs have experienced a huge change, but the impact of liberalization cannot be accurately measured. Government restrictions and intervention can seen from production to distribution of the crop. जो प्रोडक्शन की कुछ टेक्नोलॉजी थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। प्रोडक्शंस को मार्केट में जो सेल करते टाइम जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। यानी कि प्रोडक्शंस के हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखो, कोई भी चीज़ जब हम लेके आएंगे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे कौन कौन से, देखिए। जो इकोनॉमी का, तो फर्स्ट जो इसकी वीकनेस थी वो यही थी कि पॉलिटिकल पावर और जो इकोनॉमिक पावर है वो आपस में कोऑपरेशन नहीं कर पाए थे। तो उसकी वजह से जो पॉलिसीज़ बनाते थे उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो रही थी टेक्नोलॉजी की, उसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो या तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ एडजस्ट करें या अपने आप का जो बिज़नेस है उसको शट डाउन कर दे। जो मर्ज था, स्मॉल स्केल बिजनेसेस थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते थे शॉर्ट टाइम के लिए, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा मर्ज कर दिया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं ये मेन इश्यूज़ था एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर, और दूसरा था कि जो टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज़ थी या इन्वेस्टमेंट का एरियाज़ था उनमें गवर्नमेंट के रोल को कम करना, और गवर्नमेंट जो भी उन पे लॉज बनाती थी या जो भी पॉलिसीज़ बनाती थी उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को भी रिड्यूस करना। लिबरलाइजेशन से इकोनॉमी की ग्रोथ फास्ट हुई है, इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी बूम मिला है, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।